कहते भी है कि इश्क, सियासत और दुश्मनी में सब कुछ जायज है। यदि हम सियासत की बात करते हैं तो भारत की सियासत की बात ही कुछ अलग है। कई विसंगतियां हैं। भारत की सियासत में यदि किसी को सफल होना है तो उसको बेहद दुष्ट प्रवृत्ति का होना पड़ेगा। फर्जीवाड़े के सारे तरीकों को आना चाहिए। यदि आपको भारत की राजनीति में सफल होना है तो आपको अपनी सारी भावनाओं को कुचल देना पड़ेगा। इंसानियत का कोई तकाजा नहीं है। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और डिप्टी सीएम एनसीपी के अध्यक्ष अजीत पवार की उनके गृह जिले बारामती में विमान हादसे में मौत हो जाती है। उनके साथ 5 और लोग भी मौत का शिकार हो जाते हैं। उसके 2 दिन बाद ही अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम की शपथ महाराष्ट्र के विधान भवन में ले जा करके लेती है। इसको लेकर के कई तरह के सवाल उठे हैं कि आखिरकार अजीत पवार की मृत्यु के 2 दिन बाद ही पत्नी को डिप्टी सीएम की शपथ लेने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी। इतना आनंद फानन में ये फैसला क्यों किया गया। क्या शरद पवार और अजीत पवार की पार्टी दोनों जो एनसीपी 2 गुटों में बट गई है, क्या एनसीपी का विलय अब अधर में हो गया है? क्या भविष्य में दोनों एनसीपी अब एक नहीं हो पाएंगी? आखिरकार की मृत्यु के 2 दिन बाद ही पत्नी को डिप्टी सीएम की शपथ लेने के लिए तैयार होना पड़ा। आखिरकार अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को किस चंडाल चौकड़ी ने इसके लिए तैयार किया? उस चंडाल चौकड़ी को अपना राजनीतिक वजूद खत्म होते कैसा दिख रहा था? इस मामले को लेकर के महाराष्ट्र में आम लोगों की क्या रिएक्शन है? शरद पवार का क्या कहना है? इस घटनाक्रम में बीजेपी नेतृत्व का दिल्ली और मुंबई में जो बीजेपी के कद्दावर नेता बैठे हैं उनके क्या समीकरण सध सकते हैं? आइए इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में तलाशते हैं। दरअसल 29 जनवरी 2026 को अजीत पवार जिला परिषद के चुनाव की सभा करने के लिए मुंबई से बारामती सुबह निकलते हैं एक स्पेशल प्लेन से। वो प्लेन बारामती जो कि उनका गृह जिला है उसकी हवाई पट्टी पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इस हादसे में कद्दावर नेता महाराष्ट्र के अजीत पवार जो कि पश्चिम महाराष्ट्र में काफी लोकप्रिय है, उनका दुखद निधन हो जाता है। उनके साथ जो 5 लोगों का को पायलट और पायलट है और सुरक्षा गार्ड है उनकी भी मौके पर मौत हो जाती है। पूरा महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में इसी बात की चर्चा चलती है। पूरा महाराष्ट्र गमगीन हो जाता है। अब क्या होगा? अजीत पवार की एनसीपी का क्या होगा? जैसी इस घटना की सूचना अजीत पवार की पत्नी जो कि राज्यसभा सांसद है, दिल्ली में है, वो उनको मिलती है। उनके चचेरी बहन शरद पवार की बेटी जो कि सांसद है, सुप्रिया सुले को मिलती है। वो दिल्ली से तुरंत बारामती के लिए रवाना होते हैं। शरद पवार भी सपरिवार मुंबई में रहते हैं। वो भी मुंबई से बारामती के लिए रवाना होते हैं। पूरा परिवार एकजुट दिखता है। अजीत पवार की राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि कर दी जाती है। अंत्येष्टि करने के बाद ही जो एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता है वो इस ताने बाने में लग जाते हैं कि उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। क्या फिर से उनको शरद पवार के अंडर में काम करना पड़ेगा? अगर दोनों एनसीपी एक साथ हो जाती है तो शरद पवार, सुप्रिया सुले और शरद पवार के खास जयंत पाटिल फिर से पूरे एनसीपी पर
कब्जा कर लेंगे। आखिरकार जो महाराष्ट्र एनसीपी के अजित पवार गुट के अध्यक्ष हैं, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, धनंजय मुंडे काफी चिंतित हो जाते हैं और इसी उधेड़-बुन में लग जाते हैं कि ऐसा कौन सी चाल चली जाए जिससे एनसीपी का विलय ना हो सके। इधर मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दिल्ली से जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है उसकी भी शार्प आई नजरें पूरी बारामती पर टिकी है कि ऐसा ना हो कि 4-6 दिन के अंदर दोनों एनसीपी का मर्जर हो जाए, क्योंकि बीजेपी की अपनी रणनीति है। इधर जब दिल्ली बीजेपी नेतृत्व से अजित पवार एनसीपी गुट के नेताओं को इशारा मिला तो सुनील तटकरे, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल और धनंजय मुंडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। यानी अजित पवार की अंत्येष्टि दोपहर 12 बजे होती है और उसके अगले दिन ये चारों नेता, जिनको कि महाराष्ट्र के लोग चंडाल चौकड़ी के नाम से पुकार रहे हैं, ये लोग देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए जाते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से और मांग करते हैं कि एनसीपी का जो डिप्टी सीएम का पद रिक्त हुआ है एक दिन पहले, हमारे जो अध्यक्ष पार्टी के अजित पवार, उनका निधन हो गया है, तो किसी एक को फिर से डिप्टी सीएम तुरंत बनाया जाए। बीजेपी की जो रणनीति है वो यही है कि जल्दी से जल्दी डिप्टी सीएम पद पर एनसीपी के अजित पवार गुट के किसी एनसीपी के नेता को बैठा दिया जाए। देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी के नेताओं से कह दिया कि आप लोग तय कर लें कि किसको आप लोग डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं। आखिरकार जो एनसीपी की चारों धुरंधर है, सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और धनंजय मुंडे, इसमें बाद में दिलीप वलसे पाटिल भी शामिल हो जाते हैं, हसीन मुशर्रफ भी शामिल हो जाते हैं। ये 6-7 लोग मिलकर के ये तय करते हैं कि अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम के पद की शपथ दिलाई जाए। इसके लिए सुनेत्रा पवार को कैसे मनाया जाए, इसके लिए प्रफुल्ल पटेल की मंडली ने बारामती जा करके सुनेत्रा पवार को सारा घटनाक्रम समझाया कि आपको 1-2 दिन के अंदर डिप्टी सीएम पद की शपथ लेनी चाहिए। सुनेत्रा पवार ने भी किसी और से सलाह नहीं ली, जबकि जिस प्रकार पवार फैमिली एक साथ आ चुकी थी तो चाहिए तो था ये कि सुनेत्रा पवार को शरद पवार से एक बार सलाह मशविरा करना चाहिए था, सुप्रिया सुले से एक बार चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन सुनेत्रा पवार ने किसी की नहीं सुनी और डिप्टी सीएम का पद मिलने की लालच में अपने नेताओं से बोल दिया कि मैं तैयार हूं। इसके बाद अजित पवार की मृत्यु के तीसरे दिन ही सुनेत्रा पवार की डिप्टी सीएम पद पर ताजपोशी हो जाती है। इधर शरद पवार से जब पत्रकारों ने पूछा डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने से पहले कि क्या इसमें आपकी स्वीकृति है, शरद पवार ने स्पष्ट कह दिया कि इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं है, ये उनकी पार्टी का फैसला होगा। शरद पवार के इस बयान से पूरे महाराष्ट्र में जो अजित पवार के प्रति सिंपैथी, संवेदना जागी थी, वो संवेदना अजित पवार के प्रति तो वैसी रही, लेकिन अजित पवार की पार्टी की जो नेता है उनके नेताओं के खिलाफ विभिन्न प्रकार की चर्चाएं चलना शुरू हो गई कि अजित पवार को इस दुनिया से गए हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए, ऐसी अफरा तफरी में पत्नी को डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने की क्या जरूरत थी। अगर 13वीं ना हो पाती तो कम से कम 10वां हो जाने देते, शांति पार्टी हो जाने देते। ये तो बहुत अशुभ मुहूर्त कहलाता है कि कुछ भी नहीं हो पाया और पत्नी ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली। इसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि ये पूरा घटनाक्रम, ये पूरी रणनीति बीजेपी की बनी हुई है, क्योंकि बीजेपी की जो प्लानिंग है पूरे महाराष्ट्र पे एक छत्र राज करने की है और पश्चिम महाराष्ट्र में
यदि शरद पवार की एनसीपी फिर से मजबूत हो जाती है विलय होने के बाद, तो पश्चिम महाराष्ट्र में शरद पवार फैमिली का इतना वर्चस्व है कि बीजेपी को वहां पर पैर पसारने की जगह नहीं मिलेगी। इधर बीजेपी नेताओं ने जो शरद पवार के एंटी जो एनसीपी है, जिसके अध्यक्ष अजीत पवार थे, उसके नेताओं से बोल दिया, चूंकि सारे के सारे नेता ईडी इनकम टैक्स के चक्कर में फंसे हुए हैं, वो चाहे छगन भुजबल हो, चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, या सुनील तटकरे हो, या हसीन मुशर्रफ हो, या और भी जो एनसीपी अजीत गुट के जो विधायक हैं, उन पर भी तलवार ईडी की लटक रही है। इसलिए सारे लोग दबाव में जाकर अजीत पवार के साथ बीजेपी से इन्होंने हाथ मिलाया था। इसके बाद इन चारों नेताओं ने सुनेत्रा पवार को भी समझाया कि अजीत पवार दादा, जो कि दादा के नाम से फेमस है, उन्होंने जो इतनी संपत्ति अर्जित की है उसमें ईडी के चलते रहे हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि यदि शरद पवार की पार्टी से अपनी पार्टी का विलय हो जाए और शरद पवार बीजेपी के साथ जाने में हिचकिचाते हैं, तो फिर बीजेपी सरकार ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स को फिर से पीछे लगा दे। जो फाइलें बंद हो चुकी है, उन फाइलों को फिर से खोल ले। इधर सुनेत्रा पवार भी इसके लिए तैयार हो जाती है और डिप्टी सीएम पद की शपथ ले लेती है। इधर शरद पवार से जब पूछा गया कि क्या अजीत दादा के रहते हुए एनसीपी का मर्जर तय हो चुका था, तो शरद पवार ने कहा कि 4 महीने से दोनों एनसीपी को एक होने के लिए लगातार जयंत पाटिल और अजीत दादा पवार के बीच बातचीत चल रही थी, और ये तय हो गया था कि जिला परिषद के चुनाव के बाद 12 फरवरी को दोनों एनसीपी एक साथ हो जाएंगी। इसके बाद इस एनसीपी को बीजेपी के साथ रहना है या कांग्रेस और शिवसेना के साथ रहना है, ये बाद में तय किया जाए। अजीत पवार भी जब जिंदा थे तो मीटिंग के दौरान इस बात के लिए तैयार भी हो गए थे, और पूरी तैयारी इस बात की थी कि दोनों एनसीपी एक होकर के बीजेपी से अलग राजनीति करेंगी, क्योंकि यदि बीजेपी से मिलकर चले तो उनका जो बचा खुचा जनाधार है पश्चिम महाराष्ट्र में, जैसा कि नगर निगम के चुनाव में हुआ है, वो भी साफ हो जाएगा। पवार फैमिली की जो पॉलिटिक्स है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी ने मुंबई समेत मराठवाड़ा और विदर्भ पर तो कब्जा कर ही लिया है। पश्चिम महाराष्ट्र और कोंकण ही एक ऐसा इलाका है जहां पर बीजेपी की पकड़ बहुत कमजोर है। इधर बीजेपी ने जब रणनीति बनाई तो एनसीपी, जो अजीत पवार गुट का एनसीपी है, उनके नेताओं ने अफरा तफरी में, आनन फानन में, चूंकि उनके ऊपर भी तलवार लटक रही है। एक तो तलवार ये लटक रही है कि सारे ईडी और सीबीआई के केस, इनकम टैक्स के केस की फाइलें फिर से खुल जाएंगी। दूसरा, यदि वो शरद पवार गुट के साथ चले जाएंगे तो शरद पवार और सुप्रिया सुले की ही पूरी चलेगी, उनका राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा। हालांकि महाराष्ट्र के राजनीति के जानकारों का कहना यह भी है कि अब एनसीपी का नाम शरद पवार के नाम से ही चलेगा, क्योंकि अजीत पवार ही एक ऐसे नेता थे जो शरद पवार की भांति ही लोकप्रिय थे, राजनीति के काफी राजनीति समझने में महारत हासिल रखते थे। लेकिन अब अजीत पवार की एनसीपी में अजीत पवार के जाने के बाद कोई नेता ऐसा नहीं है जिसका जनाधार हो, इतना जनाधार हो कि वो अपने दम पर अपनी पार्टी की अलग पहचान बना सके। इसलिए उम्मीद अब यही जताई जा रही है कि महाराष्ट्र में जब तक शरद पवार है उन्हीं के नाम से एनसीपी जानी जाएगी, और पश्चिम महाराष्ट्र में खासकर जहां पर एनसीपी का प्रभाव है, आगे चल करके अजीत गुट की जो एनसीपी है उसका वजूद एक प्रकार से खत्म हो जाएगा। लेकिन शरद पवार की जो एनसीपी है उसका और विस्तार होगा। आइए देखते हैं आगे।